Welcome back students to my channel preview classes. Today we are going to discuss the third part of the vector, under which we are going to discuss about the component of vector in the 3 dimension, representation of vector in terms of coordinates of its endpoints, multiplication, addition, subtraction of a vector by a scalar and the equality of two vectors. We are also going to discuss about the collinearity of a vector, coplanar of a vector, coplanar of a point, and some of the theorems related with collinearity and coplanar. So let's begin the chapter. Before I begin the chapter, if you haven't seen the previous video, vector part 1, part 2, then just click on the I button and just go and see it, so that in this video whatever the content I am going to discuss, you understand properly. So let's begin the chapter. In the first topic, we are going to discuss about the component of a vector in the 3 dimension. बच्चों अगर बात करें तो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं 2 डायमेंशन में, सिर्फ उसको हम लोग को 3 डायमेंशन में पढ़ना है। 3 डायमेंशन में एक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है 2D में, यहाँ पर एक जेड एक्सिस भी होगा। और आप लोग पहले से पढ़े हुए हो कि तीनों जो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग फर्दर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ बच्चों बहुत ध्यान देना है कि 3D चूँकि बोर्ड पर दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको इमेजिनेटिव बनना पड़ेगा उसको समझने के लिए। तो मैं प्रयास करता हूँ 3D को 2D पर दिखाने के लिए। अगर बोर्ड पर देखो बच्चों, तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। इमेजिन करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले तो जेड एक्सिस हमेशा ऐसे होता है, राइट, तीनों परपेंडिकुलर होता है। तो उसको इमेजिन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से एक लाइन पैरेलल ले लेते हैं यहाँ तक के लिए, सपोज करो ले लिया। फिर इसके पैरेलल में ये लाइन ले लेते हैं, ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में। चूंकि ये एक्स ऐसे पैरेलल में, ये पार्ट एक्स हो, इधर आई कैप होता है, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर आई कैप है। ये जेड एक्सिस है, ये भाग जेड हो अगर, तो यूनिट वेक्टर जो जेड एक्सिस के तरफ होता है, तो ये हो जाएगा जेड के कैप, तो एक वेक्टर बन जाएगा। तो अगर इस पॉइंट को ए, इसको बी मान लें, तो यहाँ पर से अगर देखें फिगर से, तो देखो तो बच्चों, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर ओ ए। कोई दिक्कत है? ये एक्स आई कैप है तो ये भी एक्स आई कैप होगा, तो एक्स आई कैप, और ये बी ए जेड के कैप है तो जेड के कैप। तो ट्राइंगल लॉ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और ये यहाँ से यहाँ गया, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए हो जाएगा। अब बात आता है बच्चों कि अगर जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, वो तो यहाँ कहीं स्पेस में होगा, तो उसको ध्यान समझना बच्चों। यहाँ पर आपको क्या समझना है, देखो ये एक प्लेन है, ये एक दूसरा प्लेन है, एक तीसरा प्लेन है यहाँ पर, राइट। तो आपको यहाँ पर यही चीज़ समझने का प्रयास करना है कि ये सिचुएशन ऐसा है। तो जो भी वेक्टर यहाँ पर इस ढंग से ऐसे होगा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे मिलेगा ये वाला, तो ये वाला जो पोर्शन मिलेगा वो ये है, और इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो तो दिखेगा नहीं इस पर, तो इस परपेंडिकुलर को हम लोग यहाँ पर से ऐसे दिखाते हैं, राइट। इस पॉइंट को P मानते हैं, और यही P जो है इसका पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है। तो अगर बात करो बच्चों, तो ये पोजीशन वेक्टर होगा, एक प्लेन ऐसा होगा, तो ये वाला पार्ट तो निकल गया OA, और इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के। अगर ये पार्ट Y है, अगर ये पार्ट Y हो, तो ये क्या हो जाएगा, वाई जे कैप हो जाएगा। तो अगर हम लोग ट्राइंगल रूल लगाएं, तो फिर हो जाएगा वेक्टर OP बराबर वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP, यानी OA क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप, जेड के कैप, और ए पी क्या है, वाई जे कैप। इस ढंग से किसी भी पॉइंट का स्पेस में पोजीशन वेक्टर इस ढंग से निकाल सकते हो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अब बात आता है मैग्नीट्यूड की बच्चों। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ओ ए बी ए, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एक साइड ओ ए है और दूसरा साइड पी है। अगर ओ ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, अगर ओ ए का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ओ ए क्या निकला हुआ बच्चों, एक्स आई कैप, जेड के कैप, यानी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। और अगर पी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो वो क्या है, वाई है। तो ओ पी डायरेक्ट, यानी ओ पी का मैग्नीट्यूड यानी ओ पी, वो हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इस ढंग से ये मैग्नीट्यूड भी निकल गया। इस ढंग से 3D में हम लोग ये समझ में आया कि कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट जो रहेगा उसके साथ कंपोनेंट बना देंगे, यानी आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई का जो कोफिशिएंट होगा
y का जो कोफिशिएंट होगा, z का जो कोफिशिएंट होगा, उसका स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस ढंग से हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एंड पॉइंट। जैसे अगर कोई दो पॉइंट है स्पेस में, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसका है x2 y2 z2। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि किसी ओरिजिन के तहत जो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, अगर O करें तो O पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप और OQ हो जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। और अगर हम लोग प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करें, अगर PQ इस ढंग से रिप्रेजेंट करें PQ वेक्टर, तो ध्यान से देखो तो बच्चों जो हम लोगों ने पहला वीडियो में पढ़ा था ट्रायंगल लॉ, वही लगेगा। O से P गया, P से Q गया और O से डायरेक्ट Q गया। तो वेक्टर एडिशन के अनुसार वेक्टर OP वेक्टर PQ इक्वल्स टू हो जाएगा OQ। इसका मतलब है OQ को इधर ले आओ, PQ हो जाएगा। इसका मतलब है PQ क्या हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर माइनस ये, तो x1 i कैप और माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इस ढंग से पेयरिंग कर लो। इस ढंग से ये रिजल्ट आ गया। अब अगर इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। इसका मतलब है अगर हम लोग इस ढंग से लेंगे तो वो हो जाएगा इस ढंग से, ये टॉपिक हो गया। उसके बाद आता है कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है 3 कंपोनेंट्स में, यानी x y z रहे, तो आप ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे या डिवाइड कैसे करेंगे। जो हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में देखा था 2D में एडिशन को, सेम प्रोसेस से करेंगे। इसका मतलब अगर इसी को ऐड करना होता तो डायरेक्ट हम लोग करते OP प्लस OQ, तो ये दोनों आपस में ऐड होता तो रिजल्ट होता है x1 प्लस x2 i कैप, y1 प्लस y2 j कैप और z1 प्लस z2 k कैप। सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर जिस ढंग से सब्ट्रैक्ट किया है उसी ढंग से सब्ट्रैक्ट होगा। अब बात आता है कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। सपोज करो कि m वेक्टर OP को मल्टीप्लाई करते हो तो m इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा mx1 i कैप, mx2 j कैप और my1 z1 k कैप। अब बात आता है कि इक्वालिटी ऑफ द टू वेक्टर्स क्या होगा। अगर दो वेक्टर्स के बारे में बात करें, मान लेते हैं कि यही दो वेक्टर्स हो, ये इक्वल है, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। तो अगर ये दो वेक्टर इक्वल होगा तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। ये इस केस के लिए नहीं बात करें बच्चों, हम लोग अपने केस के लिए मान लेते हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तभी इक्वल वेक्टर होगा। और एक बार इक्वल वेक्टर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर OP इक्वल्स टू OQ। जिस जैसे बराबर होगा तो इसका सीधा सा मतलब है इसका जो x कंपोनेंट होगा, जो y कंपोनेंट होगा और जो z कंपोनेंट होगा बराबर होगा। इसका मतलब है ये x1 बराबर x2 हो जाएगा, y1 बराबर y2 और z1 बराबर z2, राइट, क्योंकि इसके सिवा और कोई ऑप्शन इसके पास बचता नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि कॉलिनियरिटी क्या होता है। कॉलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, बच्चों इसके विषय में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम लोग एक्सप्रेशन में निकालेंगे। दो वेक्टर्स या तो पैरेलल हो या अनलाइक पैरेलल हो तो उसी को कॉलिनियर वेक्टर बोलते थे। इसका मतलब क्या है, अगर वेक्टर ऐसा हो, दूसरा वेक्टर इसी के ऊपर हो या इस ढंग से हो तो ये पैरेलल वेक्टर है, तो ये कॉलिनियर वेक्टर भी कहलाएगा। दूसरा अगर ये ऐसे हो, यानी डायरेक्शन वर्टिकली अपोजिट हो या हॉरिजॉन्टली अपोजिट हो, तो ये दोनों वेक्टर भी अनलाइक पैरेलल होगा, इसलिए इसको कॉलिनियर बोलेंगे। चलो हम लोग देखते हैं किस ढंग से होगा। सपोज करते हैं कि दो वेक्टर है बच्चों, एक वेक्टर A है और उसका कॉलिनियर वेक्टर B है। तो वेक्टर, इसी को वेक्टर A मान लेते हैं, तो ये भी वेक्टर B हो सकता है और ये भी वेक्टर B हो सकता है।
ये चीज़ हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि पैरेलल हो तभी भी कॉलिनियर करेंगे, अगर अनलाइक पैरेलल हो तभी भी कॉलिनियर कहेंगे। तो अगर एक वेक्टर मेरा वेक्टर ए है और दूसरे का नाम बी है तो वो बी इस ढंग से भी हो सकता है और इस ढंग से भी हो सकता है, या इसके टर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अलग है इसलिए अगर इसको पॉजिटिव लिए तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी के डायरेक्शन के दौरान यूनिट वेक्टर एन कैप है। क्या है? एन कैप है। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? आप लोग सेकेंड वीडियो में पढ़े हुए हो कि अगर किसी को मैग्नीट्यूड को अगर उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर आ जाएगा। सही है, यानी वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एन कैप, जहाँ पर एन कैप इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो ये इसके भी डायरेक्शन में होगा, इसके भी डायरेक्शन में होगा। तो बी क्या होगा बच्चों? ध्यान दो तो इसका मतलब बी जो होगा वो मॉडुलस ऑफ बी होगा एन कैप, लेकिन एन कैप तो इसके लिए लगेगा, चूंकि एन कैप माने हैं तो इसके लिए तो माइनस एन कैप हो जाएगा, तो यहाँ माइनस एन कैप हो जाएगा। इसका मतलब है बी कैप बराबर एक प्लस होगा एक माइनस होगा। कहीं कोई इशू नहीं बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने मन से इस चीज को देखिए, अपने मन से प्लस माइनस वेक्टर बी से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। कर सकते हैं, इसको साथ में रख लीजिए। तो यहाँ पर से प्लस माइनस ये पूरा टर्म देखे तो बच्चों यहाँ पर ये वही चीज़ है, तो इसके बदले में वेक्टर बी लिख सकते तो वेक्टर बी लिख दिए। अब ये पूरा टर्म्स बच्चों क्या है? ये एक स्केलर है। अगर इस स्केलर का वैल्यू सपोज करो लैम्डा मान लेते हैं तो इसके जगह प्लस माइनस तो रह जाएगा, लैम्डा वेक्टर बी आ जाएगा। इसका मतलब है वेक्टर ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस लैम्डा बी के रूप में लिख सकते हैं। चलो इसी को रिवर्स ऑर्डर में करते हैं बच्चों, इसके लिए करते हैं, ध्यान से देखो। फिर यहाँ वेक्टर बी रहने देते हैं। इस बार क्या करते हैं, अपने मन से हम लोग वेक्टर ए से मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब इस डाटा को देखो बच्चों, ये क्या है? वेक्टर ए है, तो इसके बदले में हम लोग वेक्टर ए लिखेंगे। फिर ये डाटा क्या है बच्चों? ये मैग्नीट्यूड इसके अंदर, ये भी मैग्नीट्यूड इसके अंदर। सपोज करो इसका वैल्यू कोई म्यू है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस म्यू वेक्टर ए। ये रिजल्ट दोनों बच्चों क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने माना कि ए और बी कॉलिनियर वेक्टर। इसका मतलब है कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वालिटी साइन से किसी स्केलर की सहायता से जुड़ जाते हैं तो वह कॉलिनियर कहलाएंगे। इसका मतलब है इन दोनों कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पर ये तो सिर्फ नोटेशन है कि ये भी स्केलर ये भी स्केलर है। इसका मतलब है आप आगे कभी भी हम लोग को दो वेक्टर को अगर कॉलिनियर साबित करना होगा तो हमारा टारगेट रहेगा किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इक्वालिटी साइंस को होल्ड करवा देना, तो अपने आप कॉलिनियर हो जाए। इसका मतलब है आगे कभी भी रहेगा, मान लो ए बी वेक्टर है और पी क्यू वेक्टर है और हमको साबित करना है कि ये कॉलिनियर है, तो किसी भी तरीका से हम लोग लैम्डा ले आएंगे। अब लैम्डा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक स्केलर होना चाहिए। अगर ये होल्ड करेगा या इसके बदले में यही होल्ड कर जाए तो ये दोनों कॉलिनियर होगा, यानी ए बी और पी क्यू कॉलिनियर होगा। इस ढंग से ये बात समझ। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों एक प्रूफ की, कि प्रूफ दैट द टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कॉलिनियर इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर एक्स वाई नॉट बोथ जीरो सच दैट एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी बराबर जीरो, और इसका फिर रिवर्स करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो वेक्टर अगर कॉलिनियर हो तो क्या होगा, तो यहाँ लिखा हुआ ए बी कॉलिनियर है तो अपने प्रीवियस नॉलेज के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा वेक्टर बी, लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद एक तरफ ले आओ उसको, वेक्टर ए लैम्डा वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। इसको देखो तो बच्चों ऐसा लिख सकते हो, अगर इससे कंपेयर करोगे तो x की जगह क्या है 1 है और y की जगह क्या है माइनस लैम्डा है, तो इसका मतलब है कि ये जो दिया वेक्टर कॉलिनियर हुआ तो ये x y एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब अगर हम लोग इसको लिखें x वेक्टर a y वेक्टर b बराबर 0 वेयर x बराबर 1 और y बराबर माइनस लैम्डा, तो कहीं कोई गलत होगा नहीं होगा। और ये भी बोला था किसी स्केलर x y के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो कोई स्केलर x बराबर 1 और लैम्डा भी स्केलर है तो किसी स्केलर के लिए एग्जिस्ट किया।
इस ढंग से बच्चों एक और भी स्टेप मिल गया हम लोग को, जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर को एक दूसरे के रूप में कन्वर्ट कर दें किसी स्केलर की मदद से तो कॉलिनियर होगा। तो यहाँ पर से एक रिजल्ट मिला, अगर दो वेक्टर को किसी दो स्केलर की मदद से इस ढंग से जोड़ के लिखें कि रिजल्ट 0 आएगा, तभी भी प्रूव डेट हो जाएगा कि वो कॉलिनियर है। चलो बच्चों इसका रिवर्स बात करते हैं कि अगर ये रिलेशन दिया हुआ है तो कैसे पता चलेगा कॉलिनियर है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि दिया हुआ रिलेशन जो है वो है x वेक्टर a y वेक्टर b बराबर 0, यहाँ पर x वेक्टर a माइनस y वेक्टर b और a वेक्टर माइनस y बाय x वेक्टर b। अब यहाँ yx तो पहले लिखा हुआ है, स्केलर है, यहाँ पर ये वेरिएबल नहीं है, स्केलर है। तो ये y बाय x स्केलर है, यानी कोई वैल्यू आएगा, इसका मतलब ऐसा हो गया लैम्डा बी, और जैसे ये एग्जिस्ट किया तो ये बी क्या हो गया, कॉलिनियर हो गया। तो इन दोनों थ्योरम से हम लोग को एक कंप्लीट एक फीडबैक मिल गया कि अगर किसी भी दो वेक्टर को बच्चों कॉलिनियर दिखाना हो तो बस स्केलर की सहायता से एक कोरिलेशन एक्वायर कर लो, या तो ये वो कॉलिनियर हो जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें। अगर नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करें बच्चों तो वो है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर एंड एक्स वाई स्केलर, प्रूव दैट if x vector a plus y vector b vector 0 then x equals to y equals 0। अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b अगर 0 हो जाए तो वेक्टर a और वेक्टर b क्या होता था, कॉलिनियर होता था। लेकिन वहाँ पर x y दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता था। तो उसी चीज़ को हम लोग करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बच्चों कि x जो है वो 0 नहीं है। यहाँ बोला है 0 होगा, मान लेते हैं कि x 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b इक्वल्स टू 0 वेक्टर x वेक्टर a इस ढंग से, और x वेक्टर a बराबर हो जाएगा y बाय x वेक्टर b। चूँकि यहाँ पर x 0 नहीं है तो ये कोई ना कोई स्केलर होगा, इसका मतलब है ये लैम्डा वेक्टर भी माने तो कोई स्केलर, और जैसे ये एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर a एंड b आर कॉलिनियर। लेकिन यहाँ तो बोला गया है कि वेक्टर a और b नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोग माने हैं कि x नॉट इक्वल 0। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को हटाने के लिए इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 होगा, यानी x इक्वल्स टू 0 हुआ। ठीक इसी ढंग से y नॉट इक्वल्स टू 0 करेंगे तो फिर यही कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, y भी रहने देंगे, x एक उधर करेंगे तो y बराबर 0 होगा। इस ढंग से दोनों केसेस से हम लोग को क्या रिजल्ट मिल जाएगा कि अगर ये होल्ड करता है और अगर दिया वेक्टर नॉन कॉलिनियर है तो इन दोनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा। जबकि प्रीवियस में था कि कॉलिनियर होगा दोनों एक साथ 0 नहीं होगा, लेकिन कोई एक 0 हो सकता है। इस ढंग से ये प्रूफ हो गया बच्चों। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों कि अगर 3 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर पता हो और वो कॉलिनियर हो तो क्या कंडीशन होगा, उसको हम लोग एक प्रूफ डेट के रूप में लेते हैं कि 3 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर a b c आर कॉलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट 3 स्केलर्स x y z not all 0 at the same time such that x vector a plus y vector b plus z vector c equals to 0 vector where x plus y plus z equals to 0। तो चूंकि मान लेते हैं पॉइंट ए बी सी है, उसका पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर बी, और पोजीशन वेक्टर सी का सी हो जाएगा। तो वेक्टर ए बी क्या होगा बच्चों, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और वेक्टर बी सी क्या हो जाए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रिजल्ट निकाल लेते हैं जल्दी से। तो अगर हम बात करें, चूंकि पहले लिखा हुआ है कि ए बी सी कॉलिनियर है, राइट, तो ऑब्वियस है ना कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का डायरेक्शन सेम ही होगा, यानी ये कॉलिनियर होगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर से रिजल्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये दोनों एड अप इसी को लेके चले जाते हैं, तो वेक्टर ए हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो माइनस लैम्डा 1 प्लस वेक्टर बी और प्लस बराबर 0 बचेगा, राइट, ये होगा। अब ये देखो तो अब ये x की जगह 1, y की जगह ये और z की जगह ये, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c इक्वल 0 वेयर x बराबर 1, y बराबर लैम्डा प्लस 1
माइनस हो जाएगा और z बराबर लैम्डा। ठीक है, यही चीज़ तो बोला गया था कि अगर ए बी सी कॉलिनियर होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब बचा एक पार्ट और कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखो x y z को अगर जोड़ दो x प्लस वाई प्लस जेड तो कट के क्या आएगा, जीरो आएगा। ये रिजल्ट आ गया। अब आता है कि यही चीज़ दिया हो तो क्या इसका रिवर्स हो सकता है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो ये तीनों वेक्टर्स है और ये रिजल्ट है, यानी ये रिलेशन दिया तो हम लोग को साबित करना है कि ए बी सी कॉलिनियर होगा। तो हम लोग चलो कर लेते हैं इसको इम्प्रूवमेंट। जो रिजल्ट दिया हुआ उसको लिखेंगे x वेक्टर ए y वेक्टर ई बराबर माइनस जेड वेक्टर सी। यहाँ पर से बच्चों देखो तो माइनस जेड के जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x प्लस वाई वेक्टर सी डिवाइड कर देते हैं। ये जो प्रीवियस वीडियो ने सेकंड पार्ट में हम लोगों ने जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था उस ढंग से नहीं हो रहा है, लग रहा है कि ए और बी को दो पार्ट में बांटा गया रेशियो में x/y में, तो ये हो जाएगा कि c डिवाइड्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन द रेशियो ऑफ y/x, ये x/y। तो इसका मतलब है अगर वो पार्ट बांट रहा है तो वो तीनों एक लाइन में है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कॉलिनियर। अगर भूल गए हो बच्चों तो फिर बताता हूँ, सेक्शन फार्मूला में यही था कि कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट होता था, ये पार्ट तो इसका वेक्टर, ये पार्ट तो इसका वेक्टर, वही पार्ट आया है। तो ये अगर होल्ड कर रहा है सेक्शन फार्मूला तो ये तभी होगा ना जब एक लाइन में हो, तो एक लाइन में हो तो कॉलिनियर हो जाएगा। इस ढंग से ये प्रूव हो जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कोप्लेनरिटी की। चलो बच्चों बात करते हैं कोप्लेनरिटी की। क्या होता है कोप्लेनरिटी? हम लोग पहले पढ़े हुए कि कोई भी प्लेन जो होता है उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, तो इस प्लेन में जितने भी चीजें होती है वो सब एक प्लेन निकाली जाती है। उसी शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं कोप्लेनरिटी। यानी अगर हम लोग बात करें अपने अगर 5 फिंगर्स को वेक्टर माने और इस हथेली को एक प्लेन माने तो पांचों उंगली एक हथेली पे आ जाएगा तो ये अलग प्लेन बनेगा। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है तो क्या कंडीशन होगा, कैसे पता करें कि वो एक प्लेन में है कि नहीं। तो हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बच्चों इसको कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद टू नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर, then any vector r coplanar with a and b can be uniquely expressed as vector r बराबर x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b for some scalar x and y। यानी यही रिजल्ट होगा कोप्लेनरिटी। कैसे फाइंड आउट होगा वो हम लोग कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले चूंकि ये बोर्ड पूरा एक प्लेन है तो कोई भी वेक्टर ऐसा हो सकता है। ध्यान समझो बच्चों, ये 3 वेक्टर है, ये एक ही प्लेन में, इसलिए कोप्लेनर होगा। हम लोग को रिलेशनशिप एक्वायर करना है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यानी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी 2 वेक्टर को हम लोग को इनिशियल बना सकते हैं पैरेलल ट्रांसवर्स करके। तो ठीक इसी 2 वेक्टर को सबसे पहले हम लोग कोप्लेनर जो है को इनिशियल बना लेते हैं। ये देखो इस ढंग से हम लोग बना लेते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और ये जो तीसरा वेक्टर है वेक्टर आर, इसको ए और ये बी, इसको भी हम लोग को इनिशियल बना लेते हैं। तो यहां पर से हम लोग इस ढंग से करेंगे। अब ये कोई जरूरी तो नहीं है ना कि ये जो कोप्लेनर है यहां पर जो हम लोग किए हुए सबका मैग्नीट्यूड सेम हो ही, तो थोड़ा देर के लिए इसी के इसमें हम लोग इस ढंग से फाइंड आउट करते हैं, यानी एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक इस ढंग से कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, जस्ट लाइक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है इसको ओरिजिन मान लेते हैं। ये वेक्टर इस पूरे ए वेक्टर का कॉलिनियर वेक्टर होगा कि नहीं। इसका मतलब किसी स्केलर के लिए x वेक्टर ए लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 2 वेक्टर हो तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी होगा, जहां लैम्डा एक कांस्टेंट होगा, कोई स्केलर होगा। तो ठीक चूंकि वेक्टर ये है तो ये इधर भी हो सकता है, ये इधर बड़ा भी हो सकता है, लेकिन किसी कोई भी स्केलर के लिए x वेक्टर ए ये हो सकता है, ये वाला पार्ट। इसी को a मान लेते हैं, b मान लेते हैं और c मान लेते हैं। ठीक इसी ढंग से अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है वो y वेक्टर b हो सकता है, क्योंकि ये वाला वेक्टर इस b के कॉलिनियर होगा।
अगर ये y फैक्टर b है तो ये भी y फैक्टर b होगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की, तो O से A गया, A से B गया, तो OB क्या हो जाएगा, OA प्लस OB। इसका मतलब है वेक्टर OB जो होगा वो हो जाएगा OA प्लस AB, और वेक्टर R है ये हो गया X वेक्टर A Y वेक्टर B। ये रिजल्ट चाहिए था ना। इसका मतलब है कि अगर तीन वेक्टर कहीं पर भी प्लेन में रहे तो कोप्लेनर होने के लिए किसी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के टर्म्स में स्केलर की सहायता से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। बच्चों यह ध्यान देना है कि अभी जस्ट पहले हम लोगों ने इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने पढ़ा था 3 पॉइंट्स का कोलिनियरिटी का क्या कंडीशन का, तो वहां पढ़ा था x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस c z वेक्टर c इक्वल टू 0 का। वो कंडीशन और ये कंडीशन भी एक हो सकता है। ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम लोग y वेक्टर c z वेक्टर c इक्वल टू 0 है, इस पार्ट को उधर कर दे, x वेक्टर a y वेक्टर b बराबर z वेक्टर c, z को इधर लिया है तो x बटे माइनस z वेक्टर a y बटे माइनस z वेक्टर c बराबर वेक्टर c। ये एक स्केलर है, ये एक स्केलर है, तो ये तो कोप्लेनर होगा। तो सर कैसे पता चलेगा कि ये कोप्लेनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोलिनियरिटी को, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर एक फर्दर कंडीशन भी हम लोगों ने पढ़ा था कोलिनियरिटी के लिए कि x प्लस वाई प्लस जेड को 0 होना पड़ेगा, लेकिन कोप्लेनरिटी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं। कोप्लेनरिटी में सिर्फ एक ही काम कर रहा है, किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के सम में कन्वर्ट कर देना, राइट। अब बच्चों सेकंड पार्ट आता है कि ये यूनिक होता है क्या, ये जो तीनों में रिलेशनशिप होता है वो यूनिक होता है, यानी x और y का वैल्यू यूनिक होगा। तो देखिए मान लेते हैं x y का वैल्यू एक और भी होता है जिसके लिए एग्जिस्ट करेगा, तो वेक्टर r बराबर x1 वेक्टर a और प्लस y1 वेक्टर b होगा। चूंकि दोनों वेक्टर एक ही है इसलिए x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b इक्वल्स टू x1 वेक्टर a प्लस y1 वेक्टर b होगा। इधर ले आते हैं तो x माइनस x1 वेक्टर a प्लस y माइनस y1 वेक्टर b बराबर 0। ये दो इक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इक्वालिटी तभी होल्ड करेगा जब ये 0 होगा और ये 0 होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि x माइनस x1 बराबर 0 एंड y माइनस y1 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर x1 और y बराबर y1। यहाँ से क्या दिखा, हम लोगों ने माना था कि कोई दूसरे वेरिएबल के लिए भी ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, वो इक्वल हो गया। इसका मतलब है कोई एक ही ऐसा वैल्यू आएगा x और y का जिसके लिए ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा और वो कोप्लेनरिटी होगा, राइट। चलिए एक और जो कंडीशन है या थ्योरी बोले उसको, जो कोप्लेनरिटी से जुड़ा उसको देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया बच्चों कि अगर तीन वेक्टर्स है प्लेन में तो कोप्लेनर से ऐसे साबित करेंगे। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि तीन वेक्टर्स है, एक और रिलेशनशिप देखते हैं क्या एग्जिस्ट करेगा कि वो तीनों कोप्लेनर होगा। तो उसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि लेट वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c आर गिवन नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, then they are said to be coplanar if there exist three scalars l m n not all zero at the same time such that l vector a plus m vector b plus n vector c equals to 0। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तीन वेक्टर पैरेलल हो तो किसी एक वेक्टर को दो वेक्टर के स्केलर टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक इसी ढंग से since vector a vector b and vector c are कोप्लेनर, therefore वेक्टर इतना कुछ मान लेते हैं हम लोग लैम्डा इतना म्यू वेक्टर सी लिख सकते हैं। सबको एक तरफ ले आइए, वेक्टर ए प्लस माइनस लैम्डा वेक्टर बी प्लस माइनस म्यू वेक्टर सी बराबर 0। इसका मतलब है एल वेक्टर ए प्लस एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर सी बराबर 0 होगा, वेयर एल बराबर 1 एम बराबर इतना और एन बराबर माइनस सी होगा। यानी यहाँ पर से हम लोग को कोलिनियरिटी की तरह ही एक रिजल्ट मिला कि अगर तीन स्केलर हो जिसके सहायता से तीनों वेक्टर का सम 0 हो तो वो कोप्लेनर होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, कोलिनियरिटी में इन तीनों का सम 0 होता था, कोप्लेनरिटी में ये जरूरी नहीं है।
एक बात और बताना है बच्चों कि अगर तीन वेक्टर कोलिनियर हो गया तो ऑब्वियस है वो कोप्लेनर भी होगा। मैं यहाँ पर डिफरेंस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जब आप फाइंड आउट करना चाहें और प्रूव करना चाहें तो आप कंफ्यूज ना हो। चलिए इसी का रिवर्स हम लोग चालू करते हैं कि यही रिजल्ट दिया हो तो क्या कोप्लेनर होगा। तो ठीक रिजल्ट से करेंगे। सपोज कीजिए कि दिया हुआ रिजल्ट जो है वो हमारे पास है ये, तो एक को रख लीजिए बाकी दूसरे को भेज दीजिए, यानी वेक्टर ए बराबर -m/l। देखिए तो ये x वेक्टर बी y वेक्टर सी, जहां x और y स्केलर है तो इस ढंग से एक वेक्टर दो वेक्टर के रूप में एक्सप्रेस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या हुआ, कोप्लेनर होगा। इस ढंग से भी ये रिजल्ट होता है। कोप्लेनरिटी के एक रिजल्ट को और देखें बच्चों तो ठीक इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम लोगों ने कोलिनियरिटी के रिलेशनशिप को सॉल्व किया था। चलो बोर्ड पर देखते हैं। लेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ना तो वो जीरो वेक्टर है ना तो कोप्लेनर वेक्टर है। और अगर तीन स्केलर एलिमेंट इस ढंग से है कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो ये तभी संभव होगा जब इंडिविजुअल जीरो होगा। अभी हम लोगों ने क्या बोला था, अगर ये रिलेशनशिप हो और तीनों एक साथ जीरो नहीं हो तो वो कोप्लेनर होगा। तो थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि L जो है वो जीरो नहीं है और वह होल्ड करता है। तो रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर ए m वेक्टर b n वेक्टर c बराबर 0। L वेक्टर ए को रहने देते हैं, सबको इधर ये क्या दिख रहा है, एक वेक्टर को हम लोग दो स्केलर के टर्म में दो वेक्टर के साथ रिलेशनशिप में हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कोप्लेनर होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी नॉन कोप्लेनर और ये एग्जिस्ट करता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है राजेश हुआ, क्योंकि हम लोगों ने माना था कि L जीरो नहीं है। इसका मतलब है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत है, L बराबर 0 होगा। इसी ढंग से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि M 0 नहीं होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन राइज होगा, यानी M बराबर 0 N बराबर 0 होगा। इस ढंग से ये रिजल्ट आया कि अगर दिया हुआ वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर और ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो तीनों को एक साथ जीरो होना पड़ेगा। चलिए एक रिलेशन को और देखते हैं। एक लास्ट रिजल्ट के विषय में बात करें बच्चों कोप्लेनरिटी की, तो मान लेते हैं कि लेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एंड डी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 4 पॉइंट्स, देन दीज पॉइंट्स सेड टू बी कोप्लेनर इफ देयर एग्जिस्ट 4 स्केलर एलिमेंट एंड यू नॉट ऑल जीरो एट द सेम टाइम सच दैट n वेक्टर a प्लस n वेक्टर b प्लस n वेक्टर c प्लस u वेक्टर d इक्वल्स 0, जहां l प्लस n प्लस n प्लस u इक्वल्स टू 0। जिस ढंग से हम लोग तीन पॉइंट्स का तीन वेक्टर को कोलिनियरिटी निकाले थे, ठीक उसी ढंग से प्रोसीड करेंगे। यहां पर हम लोग को 4 पॉइंट दिया हुआ है और उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि वो कोप्लेनर होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो मान लेते हैं कि वो 4 पॉइंट a b c d है जिसका पोजीशन वेक्टर a b c d है, तो ओ ए वेक्टर हो जाएगा, ओ बी वेक्टर बी, ओ सी वेक्टर सी और ओ डी वेक्टर डी हो जाएगा। यहां से वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी निकाल दिए, आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं कि यही वेक्टर है कोप्लेनर, थोड़ी देख लीजिए। तो कोप्लेनर होगा तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होगा तो एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के स्केलर के सहायता से जोड़ के लिख सकते हैं। तो इस ढंग से हम लोगों ने लिखा है वेक्टर ए बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए सी बराबर म्यू वेक्टर ए डी। आप किसी को भी लिख सकते हैं, आप इसको भी इसके रूप में एक्सप्रेस करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वैल्यू पुट अप करके के हम लोग उसको अरेंजमेंट करेंगे। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो है म्यू प्लस लैम्डा माइनस 1 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस माइनस लैम्डा वेक्टर सी प्लस माइनस म्यू वेक्टर डी बराबर 0। इसी की जगह पे एल एम एन और यू मानेंगे, जहां एल बराबर क्या हो जाएगा म्यू प्लस लैम्डा माइनस 1, एम बराबर बी का कोएफिशिएंट 1 है तो एम बराबर 1 हो जाएगा, n बराबर माइनस लैम्डा और u बराबर माइनस u। इन सब को जोड़ के देखो बच्चों 0 हो जाता है। इस ढंग से रिजल्ट आ गया। इसका मतलब है कि अगर 4 पॉइंट दिया हो जिसका पोजीशन वेक्टर है, अगर वो कोप्लेनर हो तो ये दो रिजल्ट होल्ड करेगा, ये और ये। ठीक इसी ढंग का रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं। अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो चारों पॉइंट कोप्लेनर होगा। अभी हम लोगों ने कोलिनियरिटी में भी किया था, आप उसी ढंग से परफॉर्म कर लोगे। सिंपल सा डाटा लोगे इसमें और इसका वैल्यू पुट अप करोगे और रिजल्ट निकालोगे। चलो ये थ्योरी कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर एग्जांपल को देखो बच्चों तो क्वेश्चन है
सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोऑर्डिनेट्स किसी का हो तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, यानी जो पॉइंट है उसमें यूनिट वेक्टर लगाते हैं उसी ढंग से वेक्टर OB हो जाएगा और वेक्टर OC हो जाएगा। अब चूंकि ABC राइट एंगल ट्रायंगल वर्टेज है तो साइड क्या होगा बच्चों, AB BC और AC। तो हम लोग सबसे पहले वेक्टर AB वेक्टर BC और वेक्टर AC निकालेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस में होता है ये, यानी B का पोजीशन वेक्टर माइनस C का पोजीशन वेक्टर, तो इन दोनों का वैल्यू बैठा के कैलकुलेट करें तो ये निकलेगा, उसी ढंग से B का BC का और AC का निकल जाएगा। अब हम लोग को मैग्नीट्यूड है निकालना, तो मैग्नीट्यूड में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो x कंपोनेंट y को z कंपोनेंट है उसका स्क्वायर का सम का स्क्वायर निकालेंगे, तो वही किया है AB का वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो √35। उसी ढंग से BC का और AC का निकालेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करना जरूरी है। तो देख रहे हैं कि इन दोनों का स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आएगा 41, स्क्वायर रूट 41 का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। तो यहां से क्या देख रहे हैं, AB स्क्वायर AC स्क्वायर BC स्क्वायर, यानी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल कहां होगा, एक पर होगा। इस ढंग से अगर एग्जांपल को देखें बच्चों, तो एग्जांपल्स में है इफ वेक्टर A and vector B represents two adjacent sides of a parallelogram, find unit vector parallel to the diagonals of the parallelogram। सबसे पहले हम लोग डायगोनल निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि वेक्टर OA और वेक्टर OC जो है वो डायगोनल ये साइड से पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड, यानी वेक्टर A वेक्टर B, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो OB क्या होगा बच्चों, OA प्लस AB, तो यहाँ पर OB हो गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B यानी इतना। फिर अगर इसको मिला दोगे बच्चों तो ट्रायंगल लॉ से क्या होगा, OA प्लस AC बराबर OC, इसका मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा, OC माइनस OA। ये जल्द से निकाल लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं बच्चों, OB का और AC का, ये निकल गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन में दिए गए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिया हुआ वेक्टर होगा। इसका मतलब है कि अगर वेक्टर A है, मान लेते हैं वेक्टर R है, तो R का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा जो पढ़ा था। इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड। तो ठीक इसी ढंग से हम लोग को डायगोनल कौन कौन है, डायगोनल OP है और AC है, तो OB और OB का मैग्नीट्यूड भी पता हो, AC का मैग्नीट्यूड भी पता है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर along डायगोनल OB, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर OB और OB का मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड आपने निकाला 7, फिर 1/7 और वेक्टर OB जो निकाला वो लिख देना, कितना है 3i कैप 6j कैप 2k कैप, इस ढंग से आंसर कर। उसी ढंग से आपको करना है यूनिट वेक्टर along डायगोनल AC, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर AC और AC का परपेंडिकुलर, तो ये कितना है 1/69, तो 1/√69 और AC क्या है आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ये जन आसानी से होगी। अगर बोर्ड पे एग्जांपल्स को देखें बच्चों, तो एग्जांपल्स है इफ वेक्टर A and वेक्टर B आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो तो किसी स्केलर के लिए ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, तो वही बात मैंने लिखा है कि अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर, देयरफॉर वेक्टर अल्फा बराबर लैम्डा वेक्टर बीटा। फिर अल्फा और यहां बीटा का वैल्यू पुट अप कर देना। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करना, यहाँ पर इसको इसी ढंग से लिख दिया, यहाँ पर लैम्डा इनटू s माइनस 2 वेक्टर A और लैम्डा वेक्टर B। अब दोनों तरफ वेक्टर है और ये इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो हम लोग पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर इक्वल हो तो उसका कंपोनेंट भी इक्वल होगा। तो कंपोनेंट इक्वल होगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट x का a का कोएफिशिएंट और यहाँ पे का कोएफिशिएंट बराबर होगा, b का कोएफिशिएंट यहाँ b का कोएफिशिएंट बराबर होगा। तो यहाँ से लैम्डा बराबर -1 निकल गया बच्चों। इसको पुट अप करेंगे, कैलकुलेशन की s का वैल्यू 1/3 निकल गया। ये जैसे ये क्वेश्चन बन गया। अगर बोर्ड पे लिखे एग्जांपल्स को देखो बच्चों, तो क्वेश्चन है
इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ m। चूंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसलिए क्लियर है पोजीशन वेक्टर OA बराबर OB बराबर OC ये होगा। सिंपली पॉइंट दिया हुआ i कैप j कैप k कैप लगा देना है। अब ये दो तरीका से बन सकता है बच्चों, एक तो जो बनाया हुआ है, दूसरे के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं जो बनाया हुआ है। तो यहाँ वेक्टर AB जो है OB माइनस OA निकालेंगे, वेक्टर BC निकालेंगे, तो दो वेक्टर है। चूंकि पॉइंट ABC कोलिनियर है इसलिए दोनों वेक्टर भी कोलिनियर होगा, और दो वेक्टर कोलिनियर होता था तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था किसी स्केलर के लिए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देना AB और BC का। फिर जो पेयरिंग होगा, तो चूंकि इक्वालिटी होल्ड किया तो जो लेफ्ट जो दो वेक्टर इक्वल होता है तो उसका कंपोनेंट भी इक्वल होगा। तो इसका i का कंपोनेंट 3 है और यहाँ पर क्या है लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर 3 और ये बराबर लैम्डा 11 माइनस m और लैम्डा बराबर 3। इस लैम्डा बराबर 3 का वैल्यू हम लोग पुट अप कर देंगे और m कैलकुलेट करेंगे तो m बराबर 8 हो गया। ये जल्द से एक तरीका से बन गया। दूसरा तरीका हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि अगर तीन वेरिएबल्स ले लें यानी स्केलर ले लें x y z और उसके टर्म्स के अनुसार उसका सम 0 हो जाए और वो टर्म्स भी 0 हो जाए तो वो कोलिनियर होगा। याद कीजिए अभी जस्ट आपने पढ़ा था x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c बराबर 0 हो जाए और x प्लस y प्लस z बराबर 0 हो जाए तो वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c कोलिनियर होगा। याद आया? तो ठीक यहां पर से भी आप कर सकते, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो प्रोसेस में, यानी x इनटू इसका पोजीशन वेक्टर, y इनटू इसका पोजीशन वेक्टर, z इनटू इसका पोजीशन वेक्टर। उसके बाद आप जब इक्वालिटी को इक्वेट करेंगे तो तीन इक्वेशन मिलेगा और एक इक्वेशन आपको यहां से मिलेगा, आप उसको कैलकुलेट करेंगे m निकल जाएगा। इस ढंग से आप वर्कआउट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एग्जांपल देखें बच्चों तो क्वेश्चन प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स 2a plus 3b minus c, a minus 2b plus 3c, 3a plus 4b minus 2c, a minus 6b plus 6c are coplanar। यानी चार पॉइंट को कोप्लेनर दिखाना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ए बी सी डी जो है वही ये दिया हुआ चार पॉइंट है, इस ढंग से कि ए का पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर ओ ए बराबर जो दिया हुआ वेक्टर है वो बी ओ सी ओ डी दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ए बी ए सी ए डी निकाल लेते हैं। ये ऑब्वियस है, आप पढ़े हुए हो, वो भी माइनस होएगा, कैलकुलेशन परफॉर्म करके। अब यहाँ जो मेन क्वेश्चन है कोप्लेनर, तो हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी एक वेक्टर को दो स्केलर की सहायता से बाकी दो वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाए तो वो कोप्लेनर होगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने मान लिया कि x और y दो स्केलर है, इस ढंग से ये तीनों में से कोई एक ले लो, ए बी बाकी दो के साथ जुड़ता है, तो फिर वैल्यू पुट अप कर करके हम लोग को क्या करना है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से, यानी दो वेक्टर इक्वल हो तो कोएफिशिएंट इक्वल होगा, उसके अनुसार ये रिजल्ट निकलेगा। ये देखिए a का कोएफिशिएंट x माइनस y और a का कोएफिशिएंट माइनस 1, तो x माइनस y माइनस 1 होगा, x माइनस माइनस 9y माइनस 5 होगा और माइनस s प्लस 7y 4 होगा। अब ये तीन इक्वेशन में किसी दो इक्वेशन सॉल्व कर, जैसे इसको सॉल्व किया तो y का वैल्यू हाफ हुआ, इसमें पुट अप किया तो s का वैल्यू माइनस हाफ हुआ। इन दोनों वैल्यू के लिए ये इक्वेशन भी सही होता है। इसका मतलब है x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू हाफ के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगा। ये जो किया हुआ है इसका मतलब दो स्केलर हम लोग को मिल गया जिसके लिए हम लोग इसको इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी कोप्लेनर है। अगर ये तीनों कोप्लेनर है तो इसका मतलब इसको बनाने वाला पॉइंट भी एक ही प्लेन में होगा, इसका मतलब ए बी सी डी कोप्लेनर होगा। इस ढंग से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। Thank you students for watching this videos. If you have any query related with any problems or theory, just let me know through the comment section. इस वीडियो में मैंने आर डी शर्मा के कुछ थ्योरी और कंटेंट को सॉल्व करने का प्रयास किया। कपल ऑफ डेज में बचा हुआ वेक्टर का पार्ट अपलोड हो जाना है, इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू वेरी मच। सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।